हेलो फ्रेंड्स, उमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे ऊष्मा, हीट। ऊष्मा जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, लाई जाती हैं या आती हैं, तो अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का यानी ऊर्जा का प्रवाह तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों वस्तुएं समान ताप पर ना आ जाएं। यह ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। यह ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। याद रखना है, ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। कार्य और ऊष्मा परस्पर संबंधित राशियां हैं। जैसे हथेलियों को यदि तेजी से परस्पर रगड़ा जाए तो ये गर्म हो जाती हैं, अर्थात रगड़ने में जो कार्य होता है वह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे कार्य और ऊष्मा के संबंध को व्यक्त करता है, अर्थात W कार्य करने पर यदि Q ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यांत्रिक तुल्यांक यानी J बराबर W/Q। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक J का मान 4.184 जूल प्रति कैलोरी होता है, अर्थात यदि लगभग 4.2 जूल कार्य किया जाए तो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। क्या किया जाए? यदि लगभग 4.2 जूल कार्य किया जाए तो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बोलोमीटर का उपयोग ऊष्मीय विकिरण हीट रेडिएशन मापने के लिए होता है। ऊष्मा के अन्य मात्रक इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। कैलोरी, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 कैलोरी होती है। भी है अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहा जाता है। तीसरा है ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 BTU कहते हैं। आगे टेम्परेचर देख लेते हैं। ताप, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण जिस भौतिक कारक के कारण होता है वह ताप कहलाता है। फिर से देख लीजिए, दो भिन्न भिन्न वस्तुओं के बीच ऊष्मा प्रवाह की दिशा का निर्धारण जिस भौतिक कारक के कारण होता है वह ताप कहलाता है। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर होता है। दो वस्तुएं ऊष्मीय साम्य थर्मल इक्विलिब्रियम में मानी जाती है जब उनके ताप समान होते हैं। तापमापी थर्मोमीटर ताप मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को तापमापी कहते हैं। ताप मापन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ताप मापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, चौथा है र्यूमर। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल। इस तापमापी में जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड एवं क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित रहता है तथा इसके बीच के स्थान को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बराबर होता है। स्वीडिश मूल के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने इस पैमाने का आविष्कार किया था। आगे देख लेते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट स्केल। इस तापमापी में जल के हिमांक के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा क्वथनांक के लिए 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित है।
तथा इसके बीच के स्थान को 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को व्यक्त करता है। जर्मन मूल के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट, ये जर्मन के रहने वाले, फ़ारेनहाइट कहाँ के थे? जर्मन के थे। इस पैमाने का आविष्कार किया था, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किसने किया था? जर्मनी वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। केल्विन पैमाना, केल्विन स्केल, यह पैमाना परम ताप पैमाना, अब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहलाता है। इसमें जल के हिमांक हेतु 273 केल्विन तथा क्वथनांक या भाप बिंदु के लिए 373 केल्विन अंकित किया जाता है। केल्विन ब्रिटिश अभियांत्रिक थे, ये ब्रिटिश के थे यानी इंग्लैंड के थे केल्विन। इन्होंने ब्रिटिश भौतिक शास्त्री विलियम थॉमसन के साथ मिलकर इस पैमाने का आविष्कार किया था। केल्विन पैमाने अर्थात के साथ डिग्री का चिन्ह नहीं लगाया जाता है। आगे देख लीजिए र्यूमर पैमाना, र्यूमर स्केल। र्यूमर पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु 0 डिग्री RE डिनोट किया जाता है तथा भाप बिंदु 80 डिग्री RE अंकित किया जाता है, जिसको र्यूमर कहते हैं। RE मतलब र्यूमर का पहला वर्ड ले लिया गया है, र्यूमर किया जाता है तथा इनके बीच के स्थान को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार इस पैमाने में प्रत्येक भाग 1 डिग्री र्यूमर को व्यक्त करता है। आगे देख लेते हैं परम शून्य ताप, अब्सोल्यूट जीरो केल्विन परम शून्य ताप कहलाता है। इसे ताप की निम्नतम सीमा, मिनिमम लिमिट भी माना गया है, अर्थात 0 केल्विन -273.115 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे कोई ताप नहीं हो सकता, क्योंकि इस ताप पर पदार्थ के अणुओं की गति, आणविक कंपन न्यूनतम लगभग शून्य हो जाती है। 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आ गए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बहुत कम मान के ताप, जैसे -40 डिग्री सेंटीग्रेड, -50 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा और कम का मापन एल्कोहल तापमापी की सहायता से किया जाता है, क्योंकि पारा मात्र -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जमने लगता है, जबकि एल्कोहल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट -114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देख लेते हैं सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के मध्य संबंध, यानी सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में संबंध क्या है? C/5 = फ़ारेनहाइट -32 यानी F-32/9। सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध C = K-273, तो K इधर आ जाएगा, K = C+273। आगे देख लेते हैं पारा तापमापी मर्क्यूरी थर्मामीटर, इसका आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था। पारा तापमापी लगभग -39 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप का मापन सुगमता से कर सकता है। गैस तापमापी, गैस थर्मामीटर, इसमें 2 प्रकार के गैस तापमापी प्रयुक्त किए जाते हैं। पहला है स्थिर आयतन गैस तापमापी, दूसरा है स्थिर दाब गैस तापमापी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, स्थिर आयतन गैस तापमापी का ही व्यापक उपयोग किया जाता है। किसका व्यापक उपयोग किया जाता है? स्थिर आयतन गैस तापमापी का। दूसरा है उसके आगे देखते हैं आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? PV = nRT के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस का परम ताप गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, एक मिनट
क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, आगे देख लेते हैं। गैस तापमापी में भिन्न भिन्न गैसें प्रयुक्त करके व्यापक परास में ताप ज्ञात किए जा सकते हैं। यदि गैस तापमापी में हाइड्रोजन प्रयुक्त किया जाए तो इससे -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप ज्ञात किया जा सकता है। यदि गैस तापमापी में नाइट्रोजन प्रयुक्त किया जाए तो इसकी परास +500 डिग्री सेंटीग्रेड से +1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है। हीलियम गैस वाले तापमापी की ताप मापन परास -270 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। आगे देख लेते हैं प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर, इससे -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप को मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी क्या होता है देखते हैं। थर्मोकपल थर्मोमीटर, इससे 270 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापों को मापा जा सकता है। आगे देख लेते हैं पूर्ण विकिरण फिर से देखते हैं पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, एक मिनट दिख नहीं रहा सही से। उच्च ताप वाली वस्तुएं जिनसे विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जिनका ताप प्रायः 500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, इन वस्तुओं का ताप पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से वस्तु को बिना स्पर्श किए ही ज्ञात किया जाता है या ज्ञात किया जा सकता है। यह तापमापी स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम पर आधारित होता है। इस नियम के अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा इसके परम ताप की चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी E इज प्रोपोर्शनल दैट टी की पावर 4, या फिर कह सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहाँ पर सिग्मा बराबर स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के ताप में एकांक वृद्धि हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। विशिष्ट ऊष्मा को C से डिनोट करते हैं, यानी C से प्रकट करते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलो, जूल प्रति किग्रा केल्विन। जल की विशिष्ट ऊष्मा देख लेते हैं। जल की विशिष्ट ऊष्मा अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। इसका मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 4.184 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण ताप नियंत्रण में जल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊष्मीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन, किसी वस्तु को ऊष्मा देने अथवा इसे गर्म करने पर इसकी लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन में वृद्धि या प्रसार हो जाता है। यह घटना ऊष्मीय प्रसार कहलाती है। ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है रेखीय प्रसार गुणांक, अल्फा से व्यक्त करते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, आयतन प्रसार गुणांक गामा। ऊष्मा के कारण किसी वस्तु की लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा द्वारा, क्षेत्र में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा द्वारा तथा आयतन में वृद्धि की माप आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त की जाती है। आगे देख लेते हैं। ऊष्मीय प्रसार के तीनों गुणांक अर्थात अल्फा, बीटा तथा गामा संबंध इस प्रकार है। अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर 1:2:3, या फिर बीटा बराबर 2 अल्फा तथा गामा बराबर 3 अल्फा। द्रवों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, लेकिन आयतन निश्चित होता है।
अतः द्रव्यों में ऊष्मा के कारण आयतन प्रसार की ही गणना की जाती है। सामान्यतः सभी द्रवों का आयतन ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन जल का आयतन ताप वृद्धि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य के साथ घटता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ऊष्मा प्रदान करने पर भी जल के आयतन में कमी होना जल का असामान्य प्रसार कहलाता है, अर्थात यह सामान्य नियम के विपरीत व्यवहार करता है। जल के असामान्य प्रसार के कारण ही बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का घनत्व किससे कम होता है? जल से कम होता है। ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण या स्थानांतरण कहते हैं। यह 3 प्रकार से हो सकता है। पहला है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। चालन देख लेते हैं। कंडक्शन ठोस पदार्थों में ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। इस क्रिया में पदार्थ के अणु अपना स्थान परिवर्तित किए बिना निकट वाले अणुओं को ऊष्मा प्रदान करते हैं, चालन कहलाता है। ठोसों में होता है। संवहन, कन्वेक्शन। संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण अणुओं की गतिशीलता के कारण होता है। इस क्रिया से ऊष्मा द्रवों, लिक्विड्स एवं गैसों में संचरित होती है, यानी द्रव और गैसों में संचरित होती है संवहन द्वारा। द्रवों को गर्म करने पर उनके अणु स्वयं ऊष्मा लेकर स्थानांतरित होते रहते हैं। वायु संवहन क्रिया द्वारा ही गर्म होती है। विकिरण देख लेते हैं। रेडिएशन, अति उच्च तापमान वाली वस्तुएं विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, जो बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ऊष्मा विकिरण प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में गमन करते हैं। सूर्य द्वारा प्रकाश के साथ साथ बड़ी मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जो विकिरण रेडिएशन द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचती है। शीतलन क्या होता है? कूलिंग, किसी गर्म वस्तु के ठंडे होने की क्रिया शीतलन कहलाती है। कोई वस्तु तभी ठंडी हो सकती है जब वस्तु का ताप अपने आसपास के वातावरण से अधिक हो। आगे देख लेते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एक समान स्थिति में विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु एवं उसके आसपास के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देख लेते हैं। डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी अनुक्रमानुपाती होती है किसके? डेल्टा टी के। डेल्टा टी वस्तु एवं वातावरण का तापांतर होता है। यहाँ पर डेल्टा टी क्या है? वस्तु एवं वातावरण का तापांतर है। किरचॉफ का नियम देख लेते हैं। किरचॉफ्स लॉ, यह नियम किरचॉफ का विकिरण नियम, किरचॉफ्स रेडिएशन लॉ भी कहलाता है। इस नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी साम्य में ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करने वाले किसी निकाय की अवशोषकता उसकी उत्सर्जकता के बराबर होती है। इसके अनुसार ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसके अनुसार क्या होता है? ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं देख लेते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य, तीसरा है गैस। ठोस, सॉलिड। ठोस अवस्था में किसी पदार्थ के अणु परस्पर तीव्र आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे के बहुत पास रहकर निश्चित ज्यामितीय आकृति में बद्ध रहते हैं। ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस के अणु केवल अपने स्थान पर रहते हुए एक मध्यमान स्थिति के सापेक्ष दोलन करते हैं। ठोस के अणुओं में स्थानांतरीय गति नहीं होती है। द्रव देख लेते हैं। लिक्विड्स, द्रव या तरल में बहने का गुण होता है। इनके अणुओं के मध्य अंतर
आणविक बल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ठोसों की अपेक्षा बहुत कम होता है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। द्रव में अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, परंतु यह गति द्रव की सीमा के भीतर ही रहती है। आगे गैस देख लेते हैं। पदार्थ की गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल लगभग शून्य होता है। अतः गैसीय अवस्था में अणु विभिन्न दिशाओं में स्वतंत्र गति रैंडम मोशन करते रहते हैं। गैसीय अवस्था में आकृति एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, यानी गैसीय अवस्था में आकृति और आयतन अनिश्चित होते हैं। अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेज। ठोस को एक निश्चित ताप पर गर्म करने पर यह द्रव में बदलने लगता है। यह क्रिया अवस्था परिवर्तन कहलाती है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का पिघलना। अवस्था परिवर्तन केवल ठोस से द्रव अवस्था में बदलना ही नहीं है, द्रव भी गर्म किए जाने पर वाष्प गैस में बदलता है और यह क्रिया भी एक निश्चित ताप पर होती है, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का उबलना तथा वाष्प में बदलना। अतः स्पष्ट है कि अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है। अवस्था परिवर्तन क्या है? एक निश्चित ताप पर होने वाली क्रिया है जिसमें पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ऊष्मा देने के बजाय ऊष्मा लेने अर्थात पदार्थ को ठंडा करने पर भी अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे एक निश्चित ताप पर जल वाष्प को ठंडा करने पर यह द्रव जल की बूंद के रूप में हो जाती है। जल को भी ठंडा करते जाने पर एक निश्चित ताप अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह बर्फ के रूप में परिवर्तित होकर ठोस अवस्था में आ जाता है। गलनांक देख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट। ठोसों के गलने पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ हो जाती है उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। द्रव या तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, इसलिए इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब आगे देख लेते हैं संघनन। संघनन क्या होता है? अब देख लेते हैं कंडेंसेशन क्या होता है। संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। जल वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के किसी भी ताप पर संघनित होकर द्रव में बदल सकती है। द्रव में यदि किसी विलेय सोल्यूट को मिला दिया जाए तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात अब यह शुद्ध द्रव की अपेक्षा अधिक ताप पर उबलेगा। शुद्ध जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि बेंजीन लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलने लगता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 61.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे देख लेते हैं गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय उसे दी जाने वाली या उससे निकलने वाली ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा के कारण पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि यह ऊष्मा पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु खर्च हो जाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के गलने के लिए 80 कैलोरी प्रति ग्राम या 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट ऑफ
देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, निश्चित ताप पर किसी द्रव्य के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने की क्रिया में आवश्यक ऊष्मा की मात्रा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जल के लिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम या 22.6 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा होती है। यदि किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा L है तो उसके द्रव्यमान इसके m द्रव्यमान के अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है। तो ये सूत्र क्या होगा? Q = m × L। गुप्त ऊष्मा की SI इकाई क्या है? SI पद्धति में इसका मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जल की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जल वाष्प से जलने पर जलन अधिक तीव्र होती है। जल वाष्प से जलन में तीव्रता होने का कारण इसमें अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा की मात्रा होती है, जो उबलते जल की तुलना में 540 कैलोरी प्रति ग्राम अतिरिक्त होती है। बर्फ देख लेते हैं। बर्फ में कुछ नमक और सोरा KNO3 मिलाने से हिम मिश्रण बनता है, जिसका गलनांक बर्फ से बहुत कम अर्थात -22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हिम मिश्रण का उपयोग आइसक्रीम अथवा कुल्फी बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण इवेपोरेशन, द्रव प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे वाष्प गैसीय अवस्था के रूप में वायुमंडल में मिलता रहता है, जिसे वाष्पीकरण कहते हैं। समुद्री जल के निरंतर वाष्पीकरण को बादल बनते हैं। समुद्री जल के निरंतर वाष्पीकरण से बादल बनते हैं और वर्षा द्वारा यह जल पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होने के कारण पृथ्वी के विभिन्न जल स्रोतों में स्थित जल का वाष्पीकरण तेज हो जाता है, जिसके कारण नदियों में पानी कम हो जाता है और तालाब सूख जाते हैं। गीले कपड़े वाष्पीकरण वेपोरेशन के कारण ही सूख जाते हैं। शुष्क नमी रहित वायु में वाष्पीकरण की क्रिया तेज होती है। यही कारण है कि मौसम के शुष्क और वातावरण के ताप के अधिक होने पर गीले कपड़े तीव्र वाष्पीकरण के कारण बहुत जल्दी सूख जाते हैं। वाष्पीकरण की दर द्रव के ताप, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल एवं वाष्प निकासी की दर पर निर्भर करती है। आगे देख लेते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर, नेप्थलीन आदि होते हैं। प्रशीतक रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक जिसे फ्रिज भी कहते हैं, एक घरेलू उपकरण है जो ऊष्मीय रूप से कुचालक पदार्थ से घिरा एक कक्ष कंपार्टमेंट होता है तथा इससे एक ऊष्मीय पंप हीट पंप संबद्ध रहता है। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान पानी के हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ ऊपर बना रह सकता है, जो कमरे के तापमान से बहुत कम होता है। रेफ्रिजरेटर के कम तापमान या इसकी ठंडक के कारण इसमें भंडारित की गई खाद्य वस्तुओं में बैक्टीरिया नहीं पनप पाते हैं, जिससे वे वस्तुएं सड़न या खराब होने से बची रहती हैं। आर्द्रता देख लेते हैं। ह्यूमिडिटी, वायु में जल वाष्प वाटर वेपर की मात्रा आर्द्रता ह्यूमिडिटी कहलाती है। आर्द्रता का 3 प्रकार से मापन किया जाता है। पहला निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, दूसरा है सापेक्ष या आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तीसरा है विशिष्ट आर्द्रता स्पेसिफिक
ह्यूमिडिटी। पहला देख लेते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। वायु के एक निश्चित आयतन में जलवाष्प के कुछ उपस्थित द्रव्यमान को निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक निश्चित ताप पर वायु के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप एवं उसी निश्चित आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। हाइग्रोमीटर उपकरण द्वारा आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में ताप वृद्धि के साथ आपेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ जाती है। विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देख लेते हैं। यह जल वाष्प की मात्रा का वायु के कुल द्रव्यमान से अनुपात होती है। दूसरे शब्दों में यह आर्द्र वायु के इकाई द्रव्यमान में जलवाष्प की मात्रा को व्यक्त करती है। वातानुकूलन, एयर कंडीशनिंग। आपेक्षिक आर्द्रता 60% से 65% एवं वातावरण का ताप 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच स्थापित हो जाने पर मनुष्यों के लिए स्वास्थ्य कारक और आरामदायक स्थिति उत्पन्न होती है। यही वातानुकूलन कहलाता है। आगे देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई ऊष्मा Q निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि du तथा किए गए बाह्य कार्य dw के योग के बराबर होती है। यानी Q = du + dw। समतापी प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस। किसी निकाय में जब कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि इस पूरी प्रक्रिया में निकाय का ताप नियत स्थिर रहे, तो ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। समतापी प्रक्रम उसी प्रकार के निकाय में उत्पन्न हो सकता है या किया जा सकता है जिसमें ताप नियमितीकरण यानी टेम्परेचर रेगुलेशन की व्यवस्था हो। रुद्धोष्म प्रक्रम, एडिएबेटिक प्रोसेस। यदि किसी ऊष्मागतिक निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किसी प्रकार के परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का आदान प्रदान पूर्णतया अवरुद्ध रहे, तो ऐसा प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। किसी गैस का अचानक प्रसार होने पर ऊष्मा के आदान प्रदान का समय नहीं मिलता है, यह रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर यह इतनी तीव्रता से ठंडी होती है कि यह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। आगे देख लेते हैं ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में परिवर्तन असंभव है तथा ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप के वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।